रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। आई थिंक सो। हमारा कॉन्सेप्ट नंबर, कोई नंबरिंग कर रहे हैं क्या कॉन्सेप्ट को? हाँ सर, 4 हो गए थे। तो ये 5 आएगा, राइट? और वही था ना सर, CRR और SLR। वो हो गया लास्ट, करेक्ट। उसके आगे, राइट? अभी मेरी बात सुनना। अभी जो मैं कॉन्सेप्ट ले रहा हूं उसका नाम है बिल्स फॉर कलेक्शन। क्या नाम है? बिल्स फॉर कलेक्शन। नाम सुना है क्या बिल्स फॉर कलेक्शन का? जल्दी बोलो। अरे किधर गया मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 5? याद करिए आपका टॉपिक, बिल्स फॉर कलेक्शन। या सोच के आंसर दो। मेरी बैंक के लिए ये असेट है कि लायबिलिटी है? मैं बैंक हूं, मेरे पास बिल्स फॉर कलेक्शन है जो हम बैलेंस शीट की बाहर डिस्क्लोज करते हैं ना। तो ये बिल्स फॉर कलेक्शन हमारी बैंक के लिए असेट है या लायबिलिटी है? जरा सोच के जवाब दो, जल्दी जल्दी जल्दी। मेरे लिए, हमारी बैंक के लिए असेट है कि लायबिलिटी है? जरा सोच के जवाब दो। मैं ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स फॉर कलेक्शन लिख दो ना, मैं ट्रीटमेंट वर्ड नहीं लिखा है। जल्दी किसी को आंसर देना है, हमारी बैंक के लिए असेट है या लायबिलिटी है? पहले ये बताइए, बिल्स फॉर कलेक्शन तो पता है ना आपको? देखो, यस सर। कस्टमर हैज गॉट अ बिल ऑफ एक्सचेंज, 12th स्टैंडर्ड, अपना फेवरेट टॉपिक 12th स्टैंडर्ड स्कूल का। कस्टमर के पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, करेक्ट? ही हैज गॉट 4 अल्टरनेटिव। कौन सा 4 अल्टरनेटिव है? नंबर 1, इफ ही वांट्स टू कीप द बिल विथ हिमसेल्फ, तो ड्यू डेट पर रोई के पास से पैसा ले आएगा। नंबर 2, इफ ही वांट्स अर्जेंट मनी, गो टू बैंक, डिस्काउंट द बिल, एंडोर्स द बिल। 4th क्या था? सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। अच्छा, सेंडिंग द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन में क्या होता है? वी गिव द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन, राइट? वी गिव द बिल टू बैंक। बैंक को हम लोग बोलते हैं आप अपने पास सेफ कस्टडी में ड्यू डेट तक रखिए, संभाल के रखना। ऑन द ड्यू डेट बैंक ड्रोई के पास जाती है एंड पैसा कलेक्ट करके आ जाती है। आफ्टर दैट बैंक विल डिडक्ट सम सर्विस चार्जेस, कमीशन एंड हैंड ओवर मनी टू अस, करेक्ट? हमको पैसा ड्यू डेट पर मिलता है। अब हम बैंक की बात कर रहे हैं। सपोज 31 मार्च को बैंक के पास 1000 करोड़ के बिल ऑफ एक्सचेंज है वेटिंग फॉर कलेक्शन। वो ड्यू डेट पर ड्रोई से पैसा ले आएंगे। तो एज ऑन 31 मार्च क्या करती है? बैलेंस शीट के बाहर नोट्स में लिखती है कि कितना बिल्स फॉर कलेक्शन हमारे पास पड़ा है। दैट्स इट। बैंक के लिए ये असेट नहीं है। क्यों नहीं है? असेट किसके लिए है? बिल्स, जल्दी बोलो। ये वाले बिल्स असेट किसके लिए है? बैंक के कस्टमर क्लाइंट के लिए, उसका बिल है। बैंक के लिए ये लायबिलिटी भी नहीं है। क्यों? अरे लायबिलिटी तो ड्रॉई की है। बैंक तो जस्ट एक मिडलमैन है, कस्टोडियन है, ना असेट है ना लायबिलिटी है। सो सोच के बोलो, बैंक की किताब में जब बिल्स मिलते हैं वगैरह तो क्या बुक कीपिंग करेंगे? जब बैंक के पास बिल संभाल के रखने के लिए मिलता है, बैंक क्या एंट्री करेगी? सोच के आंसर बोलो। बैंक को बिल कस्टडी के लिए मिला, बैंक क्या एंट्री करेगी? कॉस्ट, अपना कॉस्ट कॉन्सेप्ट याद करिए 11th 12th के। बैंक रिसीव्स बिल, क्या एंट्री करेगी? जल्दी बोलो ना। चलो चैट में लिख के बोलो। कुछ बच्चे हैं ना, बोलते नहीं है, चैट में ही लिखना पसंद करते हैं। चलो चैट में लिखो, आई एम ओके विद दैट। बैंक रिसीव्स अ बिल, बैंक फॉर कलेक्शन। सोच के आंसर देना, बैंक क्या एंट्री करेगी? अभी तक आंसर नहीं आया, देखते हुई गुड एट अकाउंट्स। वैसे तो तुम लोग सब अपने आप को स्कॉलर समझते हैं, फिर भी बैंक को बिल मिला कलेक्शन के लिए, जस्ट मिला, बैंक क्या एंट्री करेगी? अभी तक एक भी आंसर नहीं आया है। सच्चा या झूठा, कोई भी आंसर नहीं आया है। मैं डिसअपॉइंट हो रहा हूं।
बैंक के एंगल से बोलना। बैंक क्या एंट्री करेगी? बैंक को जस्ट बिल ऑफ एक्सचेंज मिला है, एक भी आंसर नहीं आया है। Twelve of you have replied correctly. Anuja was the first. No entry. क्यों? Because it costs nothing. बैंक के लिए ना asset है ना liability है. It costs nothing. No entry is right answer. No entry is absolutely right answer. लेकिन अभी मेरी आगे की बात सुनना। तुमको लगता नहीं है हमको कुछ इन्वेंशन करना चाहिए? क्या बोला? इन्वेंशन बोला है मैंने, डिस्कवरी नहीं। न्यू बुक कीपिंग मेथड फाइंड करनी चाहिए। तुमको लगता है ऐसा कुछ? हम कुछ नया बुक कीपिंग मेथड फाइंड करें? जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था ना, आप भी थे ऑफ कोर्स एक जमाने में, तब हम लोग, मैं स्कूल में, मेरी कॉलेज में जो भी बोलते हैं, हमारे वहाँ कॉलेज होती है 11th 12th में भी, मैं सिडनम कॉलेज में था उस जमाने में। तो 11th स्टैंडर्ड में मैं लाइफ में पहली बार जब इकोनॉमिक्स पढ़ा ना, तो इकोनॉमिक की डेफिनेशन पढ़ते थे। आप लोग ने भी पढ़ी होगी ना। आप कोई ऑथर का नाम बता सकते हैं जिसने इकोनॉमिक की अलग अलग डेफिनेशन दिए थे, अलग अलग ऑथर्स में से एक आध नाम बता सकते हैं? दिस पर्सन डिफाइंस इकोनॉमिक्स एस डैश डैश डैश। एक आध जन बोलो ना, जल्दी जल्दी जल्दी। चैट में लिखेंगे तो भी चलेगा कि दिस पर्सन डिफाइंस इकोनॉमिक्स। मैंने 40 इयर्स पहले पढ़ी थी, 77 में पढ़ा था, 43 इयर्स पहले। मुझे याद है रॉबिन्सन। आप लोग ने पढ़ी थी कुछ इकोनॉमिक की डेफिनेशन, डिमांड? केन्स, केन्स क्षितिज बता रहा है, केन्स राइट। केन्सियन ने भी कुछ इकोनॉमिक्स लिखा था। मैं अलग अलग छे, एक मिनट ला। हाँ आई छे, हाँ ओके। तब मैं हमेशा सोचता था एक दिन ऐसा आना चाहिए ना, विजय सत्रा डिफाइंस बुक कीपिंग। ऐसा आपको लगता नहीं है ऐसा कुछ होना चाहिए? या आप में सही से बात कोई है भी? सर। हाँ हाँ सर, होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? देखा अभी तुम लोग मूड में आ गए ना। ये मैंने 11th में उस जमाने में सोचा था, आज से 43 इयर्स पहले। और उसी जमाने में मैंने सोचा था मैं सीए बनेगा, ना सीए की ऑफिस खोलेगा, ना सीए के लिए नौकरी करेगा, मेरे खुद के कोचिंग क्लास खोलेगा। और मैंने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते पढ़ते ही मेरा क्लास का स्लोगन भी बना दिया था, जो मैंने ऑल द इयर्स यूज किया था। 11th स्टैंडर्ड में था मैं, डू नॉट राइट ऑफ एक्स। मैंने, मेरा रजिस्टर्ड स्लोगन है, मैंने कॉपीराइट करवाया। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, कैपिटलाइज इट। ये मैंने 11th स्टैंडर्ड में मैंने ये स्लोगन मेरे कोचिंग क्लास का डिज़ाइन किया था। एंड फिर मैंने नेक्स्ट 25 इयर्स, कब तक आई डोंट रिकलेक्ट द ईयर, बट समवेयर इन 83 टू 2008 मैंने कोचिंग क्लास चलाए 25 इयर्स तक ये स्लोगन के साथ। सो मैंने 11th में दो बातें सोची थी, क्या कि एक दिन आएगा, क्या आएगा उस दिन, सब बुक में लिखा होगा कि विजय सत्रा डिफाइन समथिंग डैश डैश डैश, जैसे कैंस है। तो चलो ना हम लोग सब मिलकर कुछ नया बुक कीपिंग का आविष्कार करें, मैं और तुम मिलकर। हाँ, मैं अकेला क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूँ। मैं, मेरे एक्नॉलेजमेंट में लिखेगा क्रेडिट गोज टू डिवीजन बी ऑफ नरसिंह मोंजी कॉलेज, और बैच भी लिखेगा। तो वैसे तो आपने बोला इसकी एंट्री नहीं होती है, तो चलो हम लोग नया बुक कीपिंग मेथड करते हैं। हम एंट्री करेंगे अपनी मर्जी। वो लोग बोलते हैं इसकी एंट्री नहीं होगी, तो मैं बोलता हूँ होगी। करते हैं अपन, होगी मतलब करते हैं नवा बुक कीपिंग मेथड। तो हम एक काम करते हैं, अभी एंट्री करनी है तो अकाउंट तो खोलना पड़ेगा, आप लिखना मतलब। तो हम एक अकाउंट खोल देते हैं, बिल्स फॉर कलेक्शन। जब मेरे पास आएगा तब मैं लिखेगा बिल्स फॉर कलेक्शन असेट अकाउंट डेबिट, बीएफसी असेट शॉर्ट में बोलता हूं। जब भी मेरे पास बिल्स आएगा मैं लिखेगा बिल्स ऑफ असेट, बिल्स फॉर कलेक्शन असेट अकाउंट डेबिट। तो टू भी तो करना पड़ेगा। मैंने इसको असेट क्यों बोला? टेक्निकली ड्रॉई के पास बिल के पैसे लेने का मेरे को राइट दिया ना, मेरे क्लाइंट ने, मेरे कस्टमर ने मेरे को अधिकार दिया है ना, जाके ड्रॉई से पैसे लेके आओ। तो ड्रॉई ऐसा नहीं बोल सकता है तुम कौन है। अरे भाई मेरे पास वो ड्रॉई ने अपना, ये मेरे बैंक के कस्टमर ने अधिकार दिया है कि जाके पैसे ले आओ, तो टेक्निकली असेट तो हो ही गया।
क्या आप मानते हैं कि नहीं? मेरे पास वो बिल के पैसे ड्रॉई के पास से कलेक्शन का अधिकार है, राइट है? टेल मी हाँ या ना, जल्दी बोलो ना। मेरे को दिया ना, ड्रॉवर में, होल्डर में दिया ना अधिकार, जाके लेके आओ। यस सर। नहीं तो फिर वो ड्रॉई बोलता था तुम कौन है रे, तो मैं बोलेगा देखो ये इसके ऊपर लिखा है, मेरे को एंडोर्समेंट करके राइट दिया है, तो टेक्निकली असेट हो गया अभी। लेकिन जैसे ही असेट हो गया साथ में लायबिलिटी भी तो बन ही गया। कैसे लायबिलिटी बन गया? क्योंकि वो पैसे मेरे पिताजी के नहीं है ना, मनी तो लास्टली कस्टमर एंड क्लाइंट के है, तो लायबिलिटी भी तो बन गया ना। तो फिर बिल्स फॉर कलेक्शन, लायबिलिटी अकाउंट ऑल्सो। सो हमने आज एक नया बुक कीपिंग सिस्टम इन्वेंट किया। लोग बोलते उसकी एंट्री नहीं होती है, हम बोलते नहीं होती है, वो सब पुराना ख्याल है, हम तो करेंगे क्योंकि विजय सत्रा नरसिंह मुंजी डिवीजन बी की बुक कीपिंग मेथड है। ठीक है, तो भले ये बिल्स फॉर कलेक्शन की नॉर्मल अकाउंटिंग एंट्री नहीं है, लेकिन फिर भी बैंक रिकॉर्ड पर्पस उसकी एंट्री कर सकती है बाय पासिंग बुक कीपिंग बिल्स फॉर कलेक्शन टू बिल्स फॉर कलेक्शन, असेट टू लायबिलिटी। ये कब होती है? व्हेन बिल रिसीव्ड। अच्छा, बाय चांस बिल डिसऑनर हो गया तो बताओ क्या एंट्री करूं? बिल डिसऑनर हो गया तो बताओ। मुझे मदद करो भाई, जल्दी जल्दी जल्दी, हमने ज्यादा टाइम ऑलरेडी स्पेंड कर दिया। जल्दी बोलो, बिल डिसऑनर हो गया तो रिवर्स कर दे? हाँ सर। बिल्स वापस दे देंगे ना। बिल्स फॉर कलेक्शन लायबिलिटी टू बिल्स फॉर कलेक्शन असेट। क्लियर? ओवर? चलते हैं। अच्छा, मनी कलेक्टेड है तो जल्दी बोलो, मनी कलेक्टेड है तो, अरे जल्दी बोलो ना, मनी कलेक्टेड है तो दो एंट्री करेगा मैं। चलो एक एंट्री मैं करता हूं, एक एंट्री आप बताना। मैं बैंक हूं, मेरे पास कैश आ गया, 1 लाख आ गया, उसमें से 2000 मेरा सर्विस चार्जेस है, कमीशन है, जो भी वर्ड बोले, 2000 मेरा सर्विस चार्जेस है या कमीशन है, और 98,000 मुझे कस्टमर के अकाउंट में जमा कर देना होगा। क्या एंट्री सही है या नहीं है? जल्दी बोलो। ये एक एंट्री है, अभी भी एक एंट्री बाकी है। ऑन ड्यू डेट मनी कलेक्टेड, तो मुझे तो ड्रॉई से 1 लाख आ गया या नहीं आ गया? आ गया। फिर 2000 तो मेरी कमीशन इनकम है, एग्रीड, कमीशन इनकम है, एंड कस्टमर क्लाइंट के अकाउंट में मैं 98,000 जमा कर देगा। टेल मी ये वाली एंट्री सही है या गलत है? अभी भी एक एंट्री बाकी है, लेकिन ये बताओ। सही है सर। अरे हम लोग तो नया बुक कीपिंग सिस्टम इन्वेंट कर रहे हैं, तो कौन ना बोल सकता है मेरी मर्जी, मेरी बुक कीपिंग है, और मैं और आप मिलकर सब लोग इनवाइट कर रहे हैं। और एक रूल के हिसाब से सही है ना? हाँ सर रूल के हिसाब से सही है। अरे बिल्कुल सही है, खाली सही है नहीं, बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा, लेकिन और एक एंट्री आएगी, वो बताओ कौन सी? जल्दी बोलो, दिमाग लगाना। और एक एंट्री करनी पड़ेगी, मतलब कि टोटल 2 एंट्री करते हैं हम। जल्दी बोलो कौन सी? या प्लीज 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 टेल मी फास्ट। बिल्स फॉर करेक्शन का जो फर्स्ट था उसको रिवर्स कर देंगे। बिल्कुल सही। कौन बोल रहा है? अनुजा बोल रही है? यस सर। तुम्हारा आवाज से मैं पता, मेरे को फोटो नहीं दिखता है जब मैं लिखता हूँ, लेकिन आवाज से मैं बोल रहा हूँ। यस बिल्कुल सही। हमको जो फर्स्ट एंट्री है उसके हिसाब से बिल भी तो पड़े हैं ना मेरे पास, लेकिन रियलिटी में तो मैंने बिल दे दी है, तो आपको फर्स्ट एंट्री रिवर्स करनी होगी। बीएफसी लायबिलिटी टू बीएफसी असेट, ये भी एंट्री भी करनी होगी ना, वरना तो ऐसा हो जाएगा कि बिल भी पड़ा है और पैसे भी ले लिए, तो बिल तो वापस दे देना होगा ना ड्रॉई को। ठीक है, बिल्कुल सही है। एंड लास्ट, हम लोग लास्टली लेजर अकाउंट बना के क्लोज करेंगे, तो बीएफसी असेट एंड बीएफसी लायबिलिटी में जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, दोनों में सेम ही बैलेंस होगा। लास्ट में जो भी बैलेंस बचेगा, इट इंडिकेट्स व्हाट बिल ऑफ एक्सचेंज वी आर हैविंग इन आवर हैंड एट द एंड ऑफ द ईयर वेटिंग फॉर कलेक्शन। उसको बैलेंस शीट की बाहर नोट्स में लिखते हैं, और अभी का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस बनता है। क्या बोला? अभी का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बनता है। तो आज क्या हम लोग ने कोई नया बुक कीपिंग सिस्टम इन्वेंट किया? हाँ या ना? हाँ सर।
हाँ Yes, sir. चलो अभी मैं या आप जो भी बुक्स लिखेंगे अपन नाम लिखेंगे, राइट, कि हमने कुछ नया बुक कीपिंग सिस्टम इन्वेंट। बी वाली एंट्री दिखाना ना एक बार। अभी मैं लिख रहा हूँ, तुम्हारा जो जो भी डाउट है ना वो क्लियर हो जाएगा। अभी मैं लिख रहा हूँ, किधर गया मेरी, अभी अभी बता रहा हूँ, डोंट वरी। मैंने है कि निकाल दिया मैंने, आई थिंक सो मिटा दिया एंट्री, बट आई एम राइटिंग। चलो तुम भी लिखना स्टार्ट करो। कॉन्सेप्ट नंबर क्या बोला आपने? 5 हाँ 5 हाँ मैंने मिटा ही दिया, आपने लिखा है ना ऑलरेडी। आप भी लिखना स्टार्ट करो। ट्रीटमेंट ऑफ, आपका जो भी डाउट है क्लियर हो जाएगा। बिल्स फॉर कलेक्शन, treatment of bills for collection. When bank receives bill for collection, when bank receives bills for collection purpose, comma, it is technically non-accounting item. It's a non-accounting item. Since for bank, since for निकाल डालता हूँ, since the bank is not owner of the bill, for bank it is not an asset, not a liability, not even contingent liability. Not even contingent liability. But still, bank brings this transaction on record for which it prepares two accounts. Two accounts. कौन से दो अकाउंट? नंबर 1, bills for collection asset account, and number 2, bills for collection liability account. The accounting entries are as under. तुम्हारा छोटे मोटे डाउट भी क्लियर हो जाएगा. The accounting entries are as under. First, opening bills in hand with bank.
will appear on opening bills in hand will appear on the debit side. कौन से अकाउंट की ओपनिंग बिल्स इन हैंड विल अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ कौन से अकाउंट की bills for collection account. BFC asset account and also on credit side of which account? BFC liability account as opening balance brought down. As opening balance brought down. ठीक है. नंबर 2. हाँ, अभी हर्ष 10 आपकी शायद क्वेरी थी ना अभी छोटी मोटी. फॉर रिसीविंग बिल्स फॉर कलेक्शन. अब बताओ एंट्री. अब तुम मुझे मदद करते जाएंगे. किसको तो क्वेरी थी ना, वो अभी मुझे मदद करते जाओ. फॉर रिसीविंग बिल्स फॉर कलेक्शन बताओ. फॉर रिसीविंग बिल्स फॉर कलेक्शन बाय बैंक एंट्री बताओ. बैंक के एंगल से सोचना है. BFC asset debit to BFC liability. Third, when on due date bills dishonored and money not received. बोलो एंट्री बोलो. When on due date bills dishonored, money not received. तो अब वापस दे दो. BFC liability to BFC asset. ठीक है. ठीक है, चलिए. सर 1 मिनट ऊपर करना ना थोड़ा. बोलिए ना कौन सा पार्ट. इज इट ओके? यस सर, डन. When on due date bills honored and money collected. When on due date bills honored and money collected. यहां हम लोग 2 एंट्री करेंगे. अब मुझे एंट्री बताओ. पहली एंट्री क्या होगी. मैं बैंक हूं, पहला तो मुझे मनी आ रहा है, मैं उसमें से कुछ कमीशन तो काटने वाला हूं. बैंक बिना इनकम कोई काम ही नहीं करती आजकल. बैंक ने कमीशन काट लिया और फिर मैं बाकी का पैसा कस्टमर के अकाउंट में रख देगा. ये एक एंट्री हुआ. एंड दूसरी जो अनुजा ने बताया वो सही है. बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी तो अभी कट कर देना होगा ना, क्योंकि मैंने पैसे कस्टमर के अकाउंट में रख दिया. तो नाउ बिल इज नो मोर ए लायबिलिटी. मुझे कैश आ गया तो बिल इज नो मोर ए एसेट. ना एसेट है ना लायबिलिटी. एंड लास्ट द फाइनल बैलेंस. नहीं समझा, फील फ्री टू आस्क. अभी हम सम करेंगे ना लेजर अकाउंट बना के. द फाइनल बैलेंस इन दिस 2 अकाउंट्स, वो दोनों इक्वली होगा ऑब्वियसली, रिप्रेजेंट bills still in hand for collection, which is shown outside the balance sheet in
फाइनल अकाउंट्स। चले, कितने लोग को समझ में आया है? वो एस वर्ड टाइप करो, एस, या हम लोग जो इकोनॉमिक्स की बात की थी, मैंने रॉबिन्सन बताया, फ्यू ऑफ यू करेक्टली, जैसे दिशा एंड क्षितिज वगैरह ने केन्स बताया है, एंड गिरिजा ने आदम स्मिथ भी बताया, बिल्कुल सही है, वेरी नाइस। लेकिन एक दिन तुम्हारा नाम का कुछ बुक होनी चाहिए जहाँ तुम लिखेंगे और हम लोग कोट करेंगे कि लाइक प्राप्ति ने, अनुजा ने, स्वप्न ने, अक्षा ने, क्षितिज ने, दिशा ने कैसे डिफाइन किया है, हम लोग लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं? आप कोई रिसर्च पेपर लिखेंगे तो उसमें से भी ये मिल सकता है कि दिस पर्सन हैज डन इन दिस वे। हो गया? जल्दी बोलो, हो गया ना? सम स्टार्ट करूं? यस सर। ये सीए की एग्जाम में 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, हमारी एग्जाम में भी आता है, कन्वेंशनल एग्जाम में तो। ओके, क्वेश्चन 18, देयर आर 2 क्वेश्चन, 18A एंड 18B, ऐसा 2 नॉन कनेक्टेड क्वेश्चन है, 2 अलग टॉपिक के। ओके, 18, फॉलोइंग फैक्ट्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ आदर्श बैंक फॉर मार्च 5। ठीक है, और फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। हम 2 अकाउंट बनाएंगे। कौन से 2 अकाउंट बनाएंगे? बीएफसी एसेट, बीएफसी लायबिलिटी। बोलो ये कहाँ लिखेगा? 1 अप्रैल बिल्स ऑफ कलेक्शन 7 लाख। जल्दी बता भैया, मेरे पास ओपनिंग बिल ऑफ एक्सचेंज है, क्या करूं? देखो इधर लिखा ही है, प्रिपेयर बीएफसी एसेट एंड बीएफसी लायबिलिटी। क्लियरली लिखा है कि प्रिपेयर बीएफसी एसेट एंड बीएफसी लायबिलिटी। तो बताओ मैं क्या करेगा? ओपनिंग बिल्स का क्या करूं? जल्दी बोलो, ओपनिंग बिल्स का क्या करेंगे? बीएफसी एसेट में लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, बीएफसी लायबिलिटी में बैलेंस ब्रॉट डाउन। आगे, ड्यूरिंग 4 and 5 बिल्स फॉर कलेक्शन अमाउंटेड टू 64,50,000। मुझे 6450 का बिल्स मिले, बोलो एंट्री। आंसर बीएफसी एसेट टू बीएफसी लायबिलिटी, वेरी गुड। बिल्स ऑफ 47 वे कलेक्टेड, मतलब पैसा आ गया, उसकी बाद में बताता हूं। लेकिन बिल्स डिसऑनर्ड 550 का क्या करूं? बोलो, रिवर्स, liability to liability to asset, and then we have got money 47 lakh, cash debit 47 lakh, टू कमीशन पता नहीं है कितना है, अमाउंट नहीं दिया है, छोड़ो, टू कस्टमर, एंड वन मोर एंट्री बीएफसी लायबिलिटी टू बीएफसी एसेट। क्लियर? नहीं मालूम है तो मैं कर रहा हूँ। चलिए 2 अकाउंट बनाते हैं ना, लेट्स मेक 2 अकाउंट। आप भी अकाउंट बनाओ, मैं भी बना रहा हूँ। लेट्स मेक 2 अकाउंट। क्वेश्चन 18 है, bills for collection asset account, say about 8 lines, and bills for collection liability account से ये भी 8 लाइन करेंगे हम लोग। क्लियर? 8 लाइन्स। Let's start the question. क्या अकाउंट्स रेडी हो गया? सीधा टी फॉर्म। क्या एग्जाम में भी ऐसा टी फॉर्म बनाने का? सीए वाला स्टूडेंट है तो यस, क्योंकि वहाँ एवरी मिनट कीमती होगी। और जो आपको 12th स्टैंडर्ड में जो मैटिक्यूलसली जो पढ़ाते थे ना जिस स्टाइल में, वो 12th के लिए सही था, क्योंकि वहाँ मार्क्स की गेम थी कि सिस्टमेटिकली स्केल से लाइन ड्रॉ करने का, डेकोरेशन करने का, वो उस वक्त के लिए सही था। बट प्रोफेशनल एग्जाम के लिए जहाँ टाइम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, या कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉपिक इज मोर इम्पोर्टेंट, तो वहाँ फिर हम लोग सीधा स्टार्ट हो जाते हैं। वी डोंट राइट इवन डेबिट क्रेडिट, वो चक्कर में भी जाते नहीं है, लिखा तो ठीक है, नहीं तो भी स्टार्ट। चलिए, पहला ट्रांजेक्शन ओपनिंग बैलेंस आएगा, एटलीस्ट फर्स्ट ट्रांजेक्शन में पता है ना आपको, ओपनिंग बैलेंस आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेट एंड अमाउंट देख के लिख देता हूं मैं, असेट भी है एंड लायबिलिटी भी है, देख लेते हैं डेट भी क्या है एंड अमाउंट भी क्या है। ठीक है, तो बताइए क्या है? द डेट है
2004 and the amount is 7 lakh. Date है 144 and the amount is 7 lakh. 144 7 lakh. ठीक है, ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन 7 लाख, डेबिट एंड क्रेडिट। फिर मुझे बिल्स मिले, कितने के बिल्स मिले? 64 लाख 50। आपके पास ये जो ऑलरेडी नोट्स है ना, वहां आप चाहे तो अमाउंट लिख दो ना। 6450 के बिल्स मिले मुझे, 6450 के बिल्स मिले। आपकी जो थियरी नोट्स है उसमें एंट्री लिख डालो। BFC asset to BFC liability, BFC asset to BFC liability, BFC asset to BFC liability. $64.50 और इधर by BFC asset 64.50. ओके, आगे फिर बिल्स कलेक्टेड 47 लाख। डिसोनर की एंट्री पहले कर देता हूँ, इजी है। 550 500 डिसोनर की एंट्री कर दे इधर। 5,50,000 500 आप इधर ही कर दो ना। सो BFC लायबिलिटी टू असेट डिसोनर, BFC लायबिलिटी टू BFC असेट, डिसोनर की एंट्री BFC लायबिलिटी टू BFC असेट। $5,50,000 500। चलिए आगे। बोलो, ठीक है। 5,50,000 500 आगे। फिर 47 lakhs का बिल्स का कलेक्शन हो गया, तो कैश डेबिट 47 लाख, कमीशन इनकम मालूम नहीं है, बचा हुआ कस्टमर को जाएगा। लेकिन इनफैक्ट वो एंट्री मेरे लिए रिलेवेंट नहीं है। मेरे लिए जो रिलेवेंट है वो ये है कि BFC लायबिलिटी टू BFC असेट। क्या बोला? BFC लायबिलिटी टू BFC असेट 47 लाख। आप ऐसा ब्रैकेट में लिखना है तो लिख भी सकते हैं। बिल्स रिसीव्ड, मनी कलेक्टेड, वो सब ठीक है। बस हो गया, क्वेश्चन ही से हुआ। क्लोज कर दो अकाउंट। क्वेश्चन खत्म हो गया, अकाउंट्स भी क्लोज करो। कितना है? 1899,500। सेम वे हियर, यहां भी तो उतना ही आएगा। 1899,500 1899,500। पता है 1899,500 कहाँ आएगा? क्या ये बैलेंस शीट में आएगा? नहीं, आउटसाइड द बैलेंस शीट नोट्स में लिखेंगे एक बार, ठीक है।
बैलेंस शीट में जबरदस्ती से लिखना है तो असेट में भी लिखना पड़ेगा एंड लायबिलिटी में भी लिखना पड़ेगा। एक जमाने में, आज से कुछ 20 साल पहले बैंकिंग का फॉर्मेट अलग था, डिफरेंट इट वाज दैट टाइम। ये वाला 1899 500 असेट में भी लिखते थे और लायबिलिटी में भी लिखते थे, बट अभी वाले फॉर्मेट में ना असेट में लिखते हैं ना लायबिलिटी में लिखते हैं, आउटसाइड द बैलेंस शीट बाय वे ऑफ ए नोट्स लिखते हैं। कितने लोग को पूरा प्रॉब्लम समझ में आ गया है? वो आई फॉर इंटेलिजेंट टाइप करो, आई माने मैं इंटेलिजेंट हूं, आई टाइप करो। 12 स्टूडेंट, फास्टेस्ट 10 है, मतलब 12 स्टूडेंट हमारा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, बाकी के लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, अच्छी बात है। क्लियर? ओवर? क्या मैं आगे चल सकता हूं? क्या मैं आगे जा सकता हूं? चले? चलिए, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चल रहा हूं। किधर लिखूं? नीचे लिखूं? मैं सोच रहा हूं लिखूं किधर, इधर लिख दे। चलिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्या? तो सुनना, नंबर दे दो, क्या आया नंबर अभी? 6 ना? Yes. Concept number 6, treatment of acceptances, endorsement, and other obligations। शॉर्ट्स में क्या लिखे? AENO, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेप्टेंसेस। पता है ना, एक क्वेश्चन में ये आया है वर्ड, मैंने बोला हम बाद में देखेंगे, तो बाद में वाला टाइम अभी आ गया है। ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेप्टेंसेस, एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन। स्टार्ट करें? सुनना, ये सब कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी क्या है, क्या देखते हैं। ओके, लेट्स सी इसका मीनिंग क्या है। सपोज हम लोग इंडियन इंपोर्टर है, हम लोग ने यूएसए से कुछ इंपोर्ट किया है, क्रेडिट पीरियड 3 मंथ। तो जो फॉरेन सप्लायर है वो हमारे पर बिल ड्रॉ करना चाहता है। आपने सुना है ना 12th स्टैंडर्ड बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर। सपोज हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, वो बिल को हम लोग क्या बोलते थे 12th स्टैंडर्ड की लैंग्वेज में? फिल इन द ब्लैंक्स, बिल ड्रॉन इन वन कंट्री एक्सेप्टेड इन अदर कंट्री, ऐसा कुछ था ना? बोलिए ना, 12th स्टैंडर्ड की बुक कीपिंग की लैंग्वेज में ऐसा ही था। क्या बोलते थे? आप तो मार्क की गेम के बच्चे हैं, आपको मालूम होना चाहिए। क्या उसे फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते थे 11th 12th की लैंग्वेज में? अरे बोलो। यस सर। डर के हाँ बोल रहा है स्वप्न। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे भी उससे कोई मतलब नहीं है। सुनना ध्यान से, हम इंडियन इंपोर्टर है, हमने यूएसए से इंपोर्ट किया है, क्रेडिट पीरियड 3 मंथ, फॉरेन सप्लायर बिल ड्रॉ कर रहा है, हम लोग बिल एक्सेप्ट करने जा रहे थे। जैसे ही मैं बिल एक्सेप्ट करने जा रहा था, फॉरेन सप्लायर बोलता है वेट, रुको। मैं बोला क्या हो गया? बोलता है तुम्हारी सिग्नेचर का कोई अर्थ नहीं है, तुम 3 मंथ के बाद पैसा नहीं देगा तो क्या होगा? तो मैं बोलता हूं तो अभी मैं क्या करूं? बोलता है आस्क योर बैंक टू एक्सेप्ट द बिल। तो मैं मेरी छोटी सी नुक्कड़ की कोई मंगल कोऑपरेटिव बैंक में जा रहा हूं। नाम सुना है क्या मंगल कोऑपरेटिव बैंक? आई थिंक ऐसी बैंक होती है? अभी तो ये उठ गई है, बैंक भी उठ गई है, थी बॉम्बे में थी पहले, आई डोंट नो अभी है कि गई, वो बैंक टपक गई। तो मैं छोटी सी मंगल कोऑपरेटिव बैंक को बोलता हूँ प्लीज मेरा बिल एक्सेप्ट कर दे, वहां अपना चलता है। तो पता है वापस सप्लायर बोलते हैं फॉरेन का, वेट रुकिए। मैं बोला अब क्या हो गया?
बोलता है तुम्हारी मंगल कोऑपरेटिव बैंक की कोई वैल्यू नहीं है। तो बोलता है आस्क योर रेप्यूटेड इंडियन बैंक टू एक्सेप्ट बिल। तो कौन है रेप्यूटेड इंडियन बैंक? बहुत सारी है सर। बहुत सारी है, एक दो नाम तो बताओ। HDFC, ICICI, से HDFC है, ICICI, इवन बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह है, पंजाब नेशनल बैंक है, वेरी बिग बैंक, स्टेट बैंक है। सो मेरे को फॉरेन सप्लायर बोलता है आस्क योर रेप्यूटेड बैंक टू एक्सेप्ट द बिल। मैं बोला ठीक है। तो मेरा अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में भी, मैं गया वहां और वो बैंक ने मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर दिया। अब बताइए बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए ये क्या ट्रांजैक्शन हुआ, क्योंकि हम तो बैंक की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, बैंक की बुक्स पढ़ रहे हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने उसके कस्टमर के लिए कुछ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर दिया। ओके, अब सुनना बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए ये क्या ट्रांजैक्शन है। आंसर, प्राइमरी लायबिलिटी टू ऑनर द बिल ऑफ एक्सचेंज वो तो इंडियन कस्टमर की है। हाँ, यदि इंडियन कस्टमर फेल हो गया तो फिर ऑफ कोर्स बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए पैसा देना होगा। यदि इंडियन कस्टमर फेल हो जाता है, बिल को ड्यू डेट पर ऑनर करता है, तो ही लायबिलिटी बैंक ऑफ बड़ौदा पर आएगी। बट सो लॉन्ग एज इंडियन कस्टमर ऑनर्स द बिल, बैंक ऑफ बड़ौदा का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए ये ट्रांजैक्शन क्या हो गया? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। व्हाई कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी? Liability may or may not arise. If Indian customer honors the bill, no problem for Bank of Baroda. But Indian customer does not honor the bill, तो फिर बैंक will have to pay. So बैंक के लिए liability may or may not arise. ये कौन सा ट्रांजेक्शन है बैंक के लिए? जल्दी जल्दी बोलो, बोलो बैंक के लिए कौन सा ट्रांजेक्शन है? बोलो। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, ओवर, कहानी खत्म। सो दैट इज अ एक्सेप्टेंस का मीनिंग। एंडोर्समेंट भी करीब करीब वही मीनिंग है कि बैंक इज एंडोर्सिंग ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन कस्टमर कि हाँ भाई हाँ, मैं ड्यू डेट पर देगा यदि इंडियन कस्टमर फेल हो जाता है। जैसे मैंने इतना समझाया ना, प्राप्ति थोड़ी अनईजी हो गई। प्राप्ति तुम बैठी है इधर? यस सर। मुझे मालूम है तुम क्या सोचती है। प्राप्ति ने सोचा कि यदि इंडियन कस्टमर ने बिल को ऑनर नहीं किया तो बैंक ऑफ बड़ौदा का चूना लग जाएगा, नुकसान हो जाएगा। प्राप्ति तुम वही सोचती है? यस सर। मुझे मालूम है कि तुम क्या सोच सकती है। ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, उनको पता नहीं है कि प्राप्ति औरंगाबाद में है, मैं मुंबई में हूं। न मैं प्राप्ति को देख सकता हूं, न वो मुझे देखती है। तो मुझे कैसे मालूम पड़ा प्राप्ति ने क्या सोचा? जल्दी बोलो। पूरा क्लास में प्राप्ति का ही नाम क्यों नहीं लिया? बहुत सारे लोग हैं, अनुजा भी है ना, दिशा भी है, एंड आर्यमन भी है ना, दर्श भी है ना, स्वप्न भी है ना, देवांशी, दिवाकर, बहुत सारे लोग हैं, गिरिजा है। लेकिन अभी लोग, दूसरे लोग ने भी सोचना स्टार्ट किया था, अभी तक वो लोग नहीं सोचे थे। प्राप्ति वॉज द फर्स्ट टू थिंक। लेकिन मुझे कैसे पता चला? जल्दी जल्दी बोलो कि प्राप्ति ने क्या सोचा। आंसर, तुम जो सोचते हैं ना, मैंने इधर स्पेशल एंटीना लगाया है, वो सब वाइब्रेशन रेडियो फ्रीक्वेंसी कैच करता है, तो मुझे पता चल जाता है। उसको बोलते हैं मेंटालिस्ट, दे रीड पीपल्स माइंड। ठीक है, चलिए आगे। आई एम ए प्रोफेशनल हिप्नोटिस्ट, आई रीड पीपल्स माइंड। हम आगे चलते आगे फिलहाल। लेकिन प्राप्ति एंड ऑल अदर स्टूडेंट, आप घबराओ मत, बैंक को चूना नहीं लगेगा। कस्टमर, इंडियन कस्टमर डिसऑनर कर देगा ना, बैंक विल हैव टू पे टू फॉरेन सप्लायर, फिर भी बैंक को नुकसान नहीं होगा। पता ही क्यों? अरे जब हम लोग इंडियन कस्टमर बैंक ऑफ बड़ौदा में जाके बोलेंगे ना कि बैंक प्लीज एक्सेप्ट बिल, तो पता है बैंक पूछेंगे कितने का बिल है, मैं बोलेगा 1 करोड़, एक्सेप्ट करो। 1 करोड़ का इंपोर्ट किया, 1 करोड़ का बिल ऑफ एक्सचेंज है। यू नो व्हाट बैंक विल टेल मी? 2 करोड़ की सिक्योरिटी रखो पहले। क्या बोला मैंने? बैंक ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करती है। बैंक बोलती है 2 करोड़ का सिक्योरिटी रखो। मे बी लैंड बिल्डिंग मॉर्टगेज करो 3 महीने के लिए, मे बी स्टॉक को हाइपोथिकेशन दो, मे बी आपके पास कोई शेयर्स है, पर्सनल बंगला है, वो सब रखो, तब जाके मैं एक्सेप्ट करेगा। फ्री कुछ नहीं करता है। जैसे हम कैश क्रेडिट वगैरह में कैसे बैंक से फैसिलिटी लेते हैं, वैसे ऐसे बैंक से पहले से लेना पड़ता है। नॉट ओनली दैट, बैंक
2% to 4% तक फीस भी लेते हैं। मतलब ये सिर्फ 1 करोड़ का बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करने के लिए यदि बैंक ने 4% फीस लिया तो बैठे बैठे बिना कुछ किए एक लेटर का 4 लाख कमा लिया, और उसे बोलते हैं नॉन फंड बेस्ड इनकम। बैंक हमेशा कोशिश करती है नॉन फंड बेस्ड इनकम कैसे बढ़े बिना पैसा इन्वेस्ट किए। अब समझ में आया बैंक सेफ क्यों है? बोलो जल्दी। यस सर। प्राप्ति तुम समझ में आ गया बैंक क्यों सेफ है? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। सेम वे सिमिलर ट्रांजैक्शन है अदर ऑब्लिगेशन। एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट एक ही वर्ड हो गया कि हमारी बैंक क्लाइंट के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करती है, प्राइमरी लायबिलिटी क्लाइंट की है, वो नहीं किया तो बैंक विल डू इट। व्हाट इज अदर ऑब्लिगेशन? तो सुनना, आपने नाम सुना है बैंक गारंटी? जैसे कि सपोज हम बिल्डर है, डेवलपर है, हम लोग रीडेवलपमेंट का काम करते हैं। मतलब जो मुंबई की, दिल्ली वगैरह बड़े बड़े सिटी की बहुत सारी जो सोसाइटी है उनकी बिल्डिंग ओल्ड हो गई है, 30, 40, 50, 60, 70 ईयर्स ओल्ड हो गई है, कभी भी गिर सकती है। वो बिल्डिंग को रीडेवलप करना है तो नॉर्मल स्कीम क्या है पता है? बिल्डर है ना, उनको फ्री में बिल्डिंग बना के देता है, लेकिन जब नया बिल्डिंग बनाता है कुछ एक्स्ट्रा फ्लैट निकलता है, वो एक्स्ट्रा फ्लैट बिल्डर बाजार में बेचेगा और अपना इन्वेस्टमेंट भी रिकवर करेगा प्लस प्रॉफिट भी करेगा। ये वेरी कॉमन एंड नॉर्मल रीडेवलपमेंट स्कीम है। आई एम श्योर आपको ये स्कीम पता है ना, रीडेवलपमेंट स्कीम मुंबई वगैरह में, बड़े सिटी में, राइट? जैसे मैं डेवलपर हूँ, मैं बिल्डर हूँ, मुझे कोई बिल्डिंग दिख रही है जो जूनी पुरानी, मैं खुद सामने से जा रहा हूँ या बिल्डिंग वाले भी मेरे को अप्रोच करते हैं, प्लीज मेरा बिल्डिंग रीडेवलप करके दो, मैं उनको फ्री में बिल्डिंग बनाता हूँ, कभी कभी 10, 20, 30% एक्स्ट्रा एरिया भी देता हूँ, बहुत सारी अमेनिटीज भी देता हूँ एज पर द मॉडर्न ट्रेंड। बट उसके सामने मुझे क्या मिलता है? बिल्डर डेवलपर को कुछ एक्स्ट्रा फ्लैट निकलते हैं एज पर द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। तो जो एक्स्ट्रा फ्लैट निकलते हैं वो मैं रखता हूँ, उसको बाजार में बेचता हूँ और मेरा इन्वेस्टमेंट भी रिकवर करता हूँ, प्रॉफिट भी करता हूँ। ठीक है, ओके। अब जो ये सोसाइटी है उनको एक डर लगता है। क्या डर लगता है? कि यार मैंने बिल्डर के साथ एग्रीमेंट साइन कर दिया और बिल्डर ने 2 या 3 साल जो नक्की किया हुआ, एग्री किया हुआ पीरियड में बिल्डिंग नहीं कंप्लीट करेगा और रखड़ा देगा 8, 10, 20 साल के लिए, तो हम तो रास्ते में आ जाएंगे, क्योंकि बाद में तो हमारा बिल्डिंग तोड़ देते हैं ना वो लोग, बिल्डर लोग। क्या आपको ये डर लग सकता है? आप टेनेंट है तो बिल्डिंग के? सर डेफिनेटली लग सकता है। आप देखिए मुंबई में और पूरे इंडिया में कितनी, आप जो सिटी में टाउन में रहते हैं, कितना सारा कंस्ट्रक्शन होगा, और 2008-10 में स्टार्ट हुआ, अभी तक आधा ही लटक रहा है। ऐसा आपके आजू बाजू दिख रहा है कोई कंस्ट्रक्शन? हाँ सर, है ना। मैं तो इधर घर पे बैठे बैठे देखता हूँ बाहर विंडो से, तो मुझे दिख रहा है सामने कुछ 2-4 बिल्डिंग वो सालों से दिख रही है, अभी भी इतनी आधी है। तो सपोज आप टेनेंट है तो आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? बिजनेस के एंगल से आंसर दो। मुझे बुक कीपिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, मैं टेनेंट हूं, तो मैं अपने आप को एज ए सोसाइटी कैसे प्रोटेक्ट करूं? हम बिल्डर को क्या बोलेंगे पता है? आप बैंक गारंटी दो। सपोज पूरा जो बिल्डिंग बनाने की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है 20 करोड़, हाँ जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, तो 50 फ्लैट बनने वाले हैं, तो हम बिल्डर को बोलेंगे कि 20 करोड़ की तुम बैंक गारंटी दो। बैंक गारंटी माने लेटर दो, आप अपने बैंक से लेटर लेके आओ कि आप 3 इयर्स में बिल्डिंग पूरा करेंगे। यदि आप 3 इयर्स में पूरा बिल्डिंग नहीं करेंगे तो हम ये बैंक गारंटी एनकैश कर देंगे, वो आपकी बैंक से 20 करोड़ ले लेंगे और वो पैसे में से हम कंस्ट्रक्शन पूरा करेंगे। उसको बोलते हैं बैंक गारंटी। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन फॉर रीडेवलपमेंट ये होता है कि यदि सामने वाला बिल्डर प्रतिष्ठित, रेप्यूटेड नहीं है, सोसाइटी को अपने आप को सेफ करना है, तो बिल्डर से बैंक गारंटी मांगेंगे। बैंक गारंटी इज नथिंग बट द लेटर गिवन बाय द बिल्डर from his bank in favor of society that I'll complete the construction in say agreed period of 3 years. If I don't complete in 3 years time, you can encash this bank guarantee, complete the construction. Okay? अब मैं बिल्डर हूं तो मैं बैंक में जाता हूं और बैंक में जाके बोलता हूं, ओ बैंक मेरे को एक लेटर दे देना कि तू मेरा गारंटी है 20 करोड़ की। बैंक लेटर देती है, साइन करती है,
फिर मैं वो लेटर सोसाइटी के पास जाता हूँ और सोसाइटी को लेटर देता हूँ, खाली लेटर की तो बात है। हाँ, फिर 3 इयर्स में मैं कंस्ट्रक्शन पूरा कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैप्पी एंडिंग हो गया। बट यदि 3 इयर्स में मैंने एज पर द एग्रीमेंट कंस्ट्रक्शन नहीं किया तो ये सोसाइटी बैंक गारंटी एनकैश कर देगी, पैसे में से कंस्ट्रक्शन पूरा कर देगी। अब बैंक के लिए ये लेटर क्या हो गया, बैंक के लिए कॉन्टिजेंट लायबिलिटी हो गया, इसे अदर ऑब्लिगेशन में अंदर करते हैं। क्यों कॉन्टिजेंट लायबिलिटी हो गया? लायबिलिटी may or may not arise. If builder completes the work in 3 years, no obligation for the bank. But if builder developer doesn't complete the building in 3 years, then bank will have to pay to the society. तो बैंक के लिए liability may or may not arise. It's a contingent liability. Over. अभी तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन बैंक फिर भी सेफ है। पता है ना क्यों? बताओ बताओ बताओ, बैंक सेफ क्यों है? तो दोनों तरफ से सिक्योर है। दोनों तरफ से कैसे सिक्योर है? Sir, बैंक कैसे सेफ है? सोसाइटी सेफ है, बैंक कैसे सेफ है? बैंक अरे वेरी सिंपल, बैंक क्या करेगी? 20 करोड़ का ये लेटर देने के पहले क्या करेगी? बैंक 40 करोड़ की सिक्योरिटी मांगेगी। वो बिल्डर को बोलेंगी तुम्हारी लैंड बिल्डिंग जो भी तुम्हारी पर्सनल असेट या जो भी कुछ है 40 करोड़ की मेरे पास ऐसे सिक्योरिटी मॉर्गेज कर दो, ताकि आपने पैसा नहीं दिया, मुझे सोसाइटी को पैसा 20 करोड़ देना पड़ेगा तो मैं ये एसेट बेच के रिकवर कर सकता हूं। समझ में आया क्या? ये लेटर फ्री में नहीं मिलता है, बैंक सिक्योरिटी लेके देती है। अच्छा, नॉट ओनली दैट, बैंक 3 to 5% फीस लेती है ये लेटर देने के लिए। सो सपोज बैंक ने 4% भी फीस लिया 20 करोड़ का, तो बैंक ने बैठे बैठे 80 लाख रुपीस कमा लिया। कुछ समझ में आया क्या? यस सर। हम निगोशिएट करेंगे बैंक के साथ, बोलेंगे अरे यार तुमको वैसे ही 40 करोड़ की सिक्योरिटी दे रहा हूं, प्लीज 4% मत लो, एक 1% लो। फिर लास्ट में 2% की मांडोली हो जाएगी। फिर भी 2% की मांडोली हो जाती है तो भी 40 लाख तो बैंक को फीस मिली, लेकिन तुमको सीखने मिला कि बैंक भी निगोशिएट करते, तो आपने 40 लाख बचा लिया ना। सही बात है। हाँ, तो आपको मेरे से यही सीखना है। सपोज आप ऐसा कुछ एक निगोशिएशन में कुछ बैंक से पैसे बचाते हैं लाइफ में, फ्यूचर में पहली बार, तो आप जहां भी है मुझे याद करके एक ईमेल लिखना। मेरा ईमेल बहुत सिंपल है, विजय सत्रा मेरा नाम है @gmail.com। पक्का मैं एक फर्स्ट ईमेल की वेट कर रहा हूं। कब? आपने या आपके कहने पर पेरेंट ने बैंक से हार्ड निगोशिएशन किया, मे बी स्कूटर लोन, कार लोन, रेट ऑफ निगोशिएशन कहाँ हो सकता है? फीस में, इंटरेस्ट रेट में, पेनाल्टी क्लोज में। और आपने छोटा सर मोटा ईमेल नहीं सर, डायरेक्ट कॉल करेंगे। कॉल तो पता नहीं है अभी, उस वक्त यही नंबर है मेरा कि बदली हो जाएगा, वी डोंट नो ना। बट पक्का मेल तो करना, क्योंकि मेल तो आईडी बदली नहीं होगा, vijay.satra@gmail.com सेम ही रहने वाला है मेरा पर्सनल नेम। पक्का कॉल करना, करेंगे ना? तुम्हारे में से कितने लोग करेंगे? वो वाई वर्ड लिखो, पहली बार जब पैसा बचाएंगे, जल्दी जल्दी लिखो जहां भी है। फिर जो तुम्हारे में से कोई ने बोला ना कि हमने ऑनलाइन लेक्चर के लिए इतनी फीस थोड़ी दी है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने जो फीस दी है ना वो ऑनलाइन के लिए दिया है ना ऑफलाइन के लिए दिया है। आपने मेजर फीस किसके लिए दिया है पता है? मेरे से सर आपसे इंटरेक्शन, बात करने के लिए। हाँ, मेरे से बात करने के लिए और प्रैक्टिकल ज्ञान लेने के लिए। कुछ बात समझ में आया? कौन था वो फीस वाला? हर्षता, दर्शता, कौन था वो? दर्श, तुम सुन रहे हैं? भाग्य सर। भाग्या देखा, अभी भाग गया। एनीवे, लेट्स गो फर्दर। अब पॉइंट है, व्हाट इज इट बुककीपिंग ट्रीटमेंट फॉर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी? बताओ, व्हाट इज अ बुककीपिंग जर्नल एंट्री फॉर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी? जर्नल एंट्री पूछा है। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी की बुककीपिंग जर्नल क्या होती है? जब कॉन्टिजेंट लायबिलिटी पहली बार पैदा हुई, बर्थ हुआ, बाय एक्सेप्टिंग द बिल ऑफ एक्शन, बैंक ने टुवर्ड्स सप्लायर बिल ऑफ एक्शन एक्सेप्ट किया पहली बार। ड्यू डेट तो आएगी तब आएगी, ऑनर्ड डिसऑनर्ड, लेकिन पहली बार जब कॉन्टिजेंट लायबिलिटी ने जन्म लिया तब सोच के बोलना, जर्नल एंट्री बुककीपिंग क्या करेंगे? जब फर्स्ट टाइम बैंक ने लेटर दिया बिल्डर को, बैंक गारंटी पहली बार, तो उस दिन क्या बुककीपिंग एंट्री करेंगे? मैं बुककीपिंग एंट्री की बात कर रहा हूं, जल्दी बोलो।
तो कोई भी एंट्री नहीं। कोई भी एंट्री नहीं होगी क्योंकि कॉन्टिजेंट लायबिलिटी की बुक कीपिंग एंट्री नहीं होती। लेकिन सपोज मुझे जबरदस्ती से, क्या बोला मैंने, जबरदस्ती से, आपको पता है ना विजय सत्रा सर न्यू बुक कीपिंग मेथड इन एसोसिएशन विद एनएम कॉलेज बी डिवीजन बीकॉम ऑनर्स इंटरसीएस स्टूडेंट, हमने जबरदस्ती से इसकी बुक कीपिंग करनी है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को। तो मैं क्या करूं पता है, मैं अपनी बुक में 2 अकाउंट खोल देगा। कौन सा 2 अकाउंट खोल देगा, ए एंड ओ असेट एंड ए एंड ओ लायबिलिटी, ये 2 अकाउंट खोल देगा। ठीक है, फिर क्या, फिर तो आप समझ गए होंगे। जब पहली बार, सुनिए, जब पहली बार मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया, मेरे लिए लायबिलिटी हुआ। फर्स्ट टाइम मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया, लायबिलिटी हुआ, तो जर्नल बोलो, ये हुआ एईओ असेट टू एईओ लायबिलिटी। लायबिलिटी असेट इंडियन कस्टमर, जैसे ही मेरे लिए लायबिलिटी हुआ तो सामने असेट भी तो हुआ ना, मेरी जेब से थोड़ी पैसा देगा। जैसे ही मैंने फॉरेनर को दिया तो मैं तो इंडियन कस्टमर को पकड़ेगा। सो व्हेन बिल इज एक्सेप्टेड, फर्स्ट एंट्री, व्हेन बिल एक्सेप्टेड, बताओ ट्रांजैक्शन क्या होगा, जल्दी से बोलो जर्नल एंट्री। व्हेन बिल एक्सेप्टेड टुवर्ड्स फॉरेनर, जल्दी बताओ जर्नल एंट्री बताओ। अरे अभी तो मैंने लिखा, व्हेन बिल एक्सेप्टेड, जर्नल बोलो। सर एसेट टू लायबिलिटी, AU asset to liability. Second, on due date, bill honored, मतलब मेरे को लायबिलिटी नहीं आया, ऑनर्ड बाय क्लाइंट। सो हमारे लिए लायबिलिटी पैदा नहीं हुआ, क्लाइंट अपना अच्छा है, हम बैंक है, हमारा क्लाइंट भी अच्छा है। बोलो मैं क्या एंट्री करूं, ऑन ड्यू डेट बिल ऑनर्ड बाय क्लाइंट, सो नो लायबिलिटी फॉर अस। बताओ उस दिन फिर मैं क्या एंट्री कर दूं, अनुजा बताओ, तुमने पहले भी आंसर दिया था। सर उल्टा कर दो। हाँ रिवर्स कर दें, on due date bill dishonored and bank had to pay, bank has to pay money, बिल डिसऑनर्ड एंड इंटरेस्ट छोड़ दो, हम क्लाइंट से बाद में इंटरेस्ट भी लेंगे, इंटरेस्ट भूल जाओ। फर्स्ट एंट्री बताओ, सर मैंने, एक बार एंट्री दिखा दीजिए ना, तीनों तीन। आप लिखो मत, मैं लिखेगा ना। पहली मैंने बिल एक्सेप्ट किया, यू गेट इट, मैं बैंक हुआ, एईओ असेट टू लायबिलिटी, लायबिलिटी टुवर्ड्स फॉरेनर, असेट मेरा इंडियन कस्टमर, क्लियर। ऑन ड्यू डेट बिल ऑनर्ड बाय क्लाइंट, सो मेरे लिए लायबिलिटी नहीं आई, तो ठीक है फर्स्ट एंट्री को कैंसिल कर दो। थर्ड, बिल डिसऑनर्ड एंड बैंक हैज टू पे मनी, तो मेरे से तो पैसे गए, लेकिन घबराओ मत, मैं मेरी जेब से थोड़ी देने वाला हूं, मैं तो सीधा कस्टमर के अकाउंट में लिख देगा। और एक एंट्री आएगी, 2 एंट्री आएगी, और एक एंट्री बोलो कौन सी। एक तो कस्टमर टू कैश, कैश टू फॉरेनर, पता है ना, आई हैव पेड कैश टू फॉरेनर, लेकिन मेरी बुक्स में तो कस्टमर को ही डेबिट कर देगा, मेरा इंडियन कस्टमर को। ओके, वन मोर एंट्री, बोलिए कौन सी वन मोर एंट्री। अनुजा तुमने सही जवाब दिया था पहले। तो रिवर्स एंट्री। हाँ फर्स्ट वाली भी तो रिवर्स करनी होगी ना, वरना ये भी रहेगी और ये भी रहेगी, डबल बुक कीपिंग रहेगा। सो फर्स्ट वाली को तो रिवर्स कर दो, दैट्स ऑल, बुक कीपिंग खत्म। लास्टली एईओ असेट लायबिलिटी क्लोज कर देगा, दोनों डेबिट क्रेडिट सेम अमाउंट होगा, वो बैलेंस शीट में ना असेट में लिखेगा ना लायबिलिटी में लिखेगा, आउटसाइड द बैलेंस शीट बाय वे ऑफ ए नोट इन द कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में लिखेगा। ठीक है, चलिए ये थियरी नोट लिख देते हैं पहले इसकी, कुछ भी डाउट है डोंट वरी, हम अभी अभी सम करने वाले हैं, अब आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। पहला इसकी थियरी नोट लिख के फिर सम भी करते हैं, डोंट वरी। चले लिखना स्टार्ट, क्या आप फटाफट लिखना चाहते हैं? यस, यस सर। यस सर। एक मिनट, आप फटाफट लिखना स्टार्ट करो, मैं भी लिख रहा हूं, तब तक मेरा चार्जिंग कर दूं। चलिए when bank has accepted
guaranteed bills on behalf of its clients for bank, it is a contingent liability. A non-bookkeeping item. But still, bank brings this on record by preparing two accounts in its ledger. Number one, acceptances, endorsements, and other obligations. Second, that is ए ई एंड ओ. जैसे ही हम लोग ए ई एंड ओ बोलते हैं ना, बोलो आप जरा, बोलो बोलो, ए ई एंड ओ, तो पता है हमको तुषार कपूर की याद आती है. ए ई याद आ रहा है कुछ तुषार कपूर? सर Yes, sir. So AEO asset and AEO liability. The accounting entries in these two accounts are as follow. The accounting entries in these two accounts are as follow. Okay. First, opening contingent liabilities, या तो opening balance जो भी है will appear on the debit side of AE and O account, AE and O asset account, and credit side of AE and O liability account as opening balance brought down. ठीक है. When bank accept
ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट माने हमारा बैंक का कस्टमर, व्हेन बैंक एक्सेप्ट्स बिल ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, जर्नल एंट्री बताओ, AE&O asset account debit, third, when client honors bills on due date, that is no liability for bank. बताओ, when bills dishonored by client and bank has to pay. When bills dishonored by client and bank has to pay, तो दो एंट्री होगी, एक मैं बैंक हूं, मैंने पैसे दिए तो क्लाइंट को डेबिट कर देगा, इंटरेस्ट तो बाद में लगेगा ना, जैसे जैसे टाइम जाता है, अभी थोड़ी पहले दिन इंटरेस्ट लगता है। और दूसरा AE&O लायबिलिटी टू AE&O असेट, दोनों एंट्री आएगी। And fifth and the last, closing balance. In these two accounts, represents bills accepted, guaranteed by bank but not yet matured, and it will appear outside balance sheet as contingent liability in final accounts. लिख दिया तो ऑफ ओवर टाइप का, हम लोग सैंपल चलते हैं। लिख दिया तो ऑफ ओवर टाइप का, तो हम लोग सैंपल चलते हैं। सर स्क्रीन शेयरिंग बस। हाँ करता हूँ मैं। हाँ साउंड क्वालिटी बैड दिखा रहा है मेरी, इज दैट?
इज द वॉइस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हो गया? ऑफ ओवर आया नहीं है, मुझे सम Yes, करना है, sir. बट ऑफ ओवर लिखा नहीं है ना आप लोगों ने। आया। कितने? 12 बच्चे हैं। चलिए हम लोग सम करें। 18B क्या पूछा है? प्रिपेयर acceptance, endorsement and other obligation add would appear in general ledger. General ledger मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके, जब ये वर्डिंग होता है ना, तो सीए इंस्टीट्यूट सिर्फ ये अकाउंट एक्सेप्ट करती है। दिस अकाउंट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट, एक ही। लेकिन हमको डाउट लगता है तो दोनों बना सकते हैं, उसमें नुकसान क्या है? प्रिपेयर एक्सेप्टेंस एईओ अकाउंट है, सो रियली इसका मीनिंग ये होता है एग्जाम व्यू पॉइंट, लेकिन हमको नहीं मालूम, हम दोनों बना सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। एक्स्ट्रा तो बना ही सकते हैं, ठीक है। ऑन 1/4 एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट नॉट येट सेटिस्फाइड 1450। बताओ 1450 क्या है? जल्दी बोलो। माइक जन, एक जन ऑन रखो माइक। बताओ 1450 क्या है? हाँ, ओपनिंग बैलेंस है ये, अच्छा। करेक्ट। सो एईओ असेट में डेबिट, एईओ लायबिलिटी में क्रेडिट। बाद में आगे है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड March 5, क्लियर। एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट एंड गारंटी अमाउंटेड टू 44 लाख। सो हमने नया बिल एक्सेप्ट किया, सो लायबिलिटी पैदा हो गई टू एईओ लायबिलिटी एंड ऑफ कोर्स डेबिट एईओ असेट। बाद में बैंक ऑनर्ड, हाँ बैंक वर्ड है, टू द एक्सटेंट ऑफ 25 लाख। बताओ बैंक को क्यों पैसा देना पड़ा? क्लाइंट फेल हो गया, तो 2 एंट्री करनी पड़ेगी। आगे क्लाइंट पेड ऑफ 10 लाख अगेंस्ट द गारंटेड लायबिलिटी, तो 10 लाख का तो बिल ऑनर हो गया, वो हमारे लिए लायबिलिटी नहीं बना। बाद में वापस एक बार क्लाइंट फेल टू पे 1 लाख विच बैंक हैड टू पे, सो ये ट्रांजेक्शन 2 बार आ गया। कैसे 2 बार? ये 44 लाख भी था, ये बैंक ऑनर्ड 25 लाख भी है एंड 1 लाख भी है, और 10 लाख तो क्लाइंट ने पे कर दिया था, लायबिलिटी नहीं आया, ठीक है। एक एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन है, ये ट्रांजेक्शन 2 बार आया है। वापस एक बार 1450 ओपनिंग बैलेंस है, 14 लाख नया बिल ऑफ एक्सचेंज हमने एक्सेप्ट किया है, 10 लाख के लिए लायबिलिटी नहीं आया, बट इसके लिए मेरे पास लायबिलिटी आना पड़ा, ठीक है। प्रिपेयर द अकाउंट। चलिए लाइन ड्रॉ करें। Yes. कौन से अकाउंट की लाइन ड्रॉ कर दे हम लोग? ये वाले। चलिए चलिए, हाँ हाँ, आप भी लाइन ड्रॉ करो, मैं भी करता हूँ। यही और शॉर्ट में लिखूं कि फुल नाम लिखूं? शॉर्ट में लिख दो। Short key. सर सम नंबर कौन सा है? 18B। क्वेश्चन में ये कौन पूछा है? चलिए 8 लाइन स्टार्ट करें। ओपनिंग बैलेंस असेट भी है, लायबिलिटी भी है। अमाउंट लिखो। ओपनिंग बैलेंस असेट भी है, लायबिलिटी भी है। कितना 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 कितना?
कितना है 1450 और बाद में हमने बिल एक्सेप्ट किया है 44 लाख का। तो डेट क्या थी 144। $1450 फिर 44 लाख का बिल एक्सेप्ट करना है तो बताओ जर्नल क्या बनेगी 44 lakhs व्हेन बिल एक्सेप्टेड। सेकंड वाला। एक एंट्री लिख दो ना 40। हाँ AU asset to AU liability 44 lakh AU asset to AU liability। सर एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर सकते हैं? ये वाला अकाउंट में लिख चल सकता है, ऐसे वाले में नॉट नॉर्मली, इसमें चलता है। यस। AU asset to liability। फिर 25 लाख एंड 1 लाख तो हमको भरना पड़ेगा, दो एंट्री, लेकिन 10 लाख की पहले कर दे। क्लाइंट पेड ऑफ 10 लाख, क्लाइंट ने 10 लाख भर दिया, हमारे लिए लायबिलिटी नहीं आया। क्लाइंट ने 10 लाख भर दिया, हमारी लायबिलिटी नहीं आया। मेरा सम कहाँ गायब हो गया, मेरा सम कहाँ गायब हो गया। क्लाइंट ने 10 लाख भर दिया, हमारे लिए लायबिलिटी नहीं आया। लेफ्ट में था सम। सही मिला ना। सो क्या एंट्री कर दो, व्हेन क्लाइंट ऑनर्स बिल नो लायबिलिटी फॉर द बैंक, तो लायबिलिटी कैंसिल कर दो, लायबिलिटी टू असेट, लायबिलिटी टू असेट। ठीक है। फिर 25 लाख एंड 1 लाख हमको भरना पड़ा, क्योंकि क्लाइंट ने डिसोनल कर दिया, तो मुझे दो एंट्री करनी पड़ेगी। 25 लाख एंड 1 लाख हमको भरना पड़ा, तो पहले तो कैश में देना पड़ेगा और एक बार 1 लाख भी कैश में देना पड़ा, और वो जो बिल है वो भी कैंसिल करना पड़ेगा, लायबिलिटी टू असेट दो बार करना पड़ेगा। कर दो। क्लाइंट टू कैश अकाउंट नहीं बनाना है, तो लायबिलिटी टू असेट दो बार कर दो, 25 लाख एंड 1 लाख। क्लाइंट टू कैश, मैं बैंक हूं, मेरे से कैश जाएगा, बट मुझे चिंता नहीं है, लायबिलिटी टू असेट, लायबिलिटी टू असेट दो बार। एक बार 25 लाख, एक बार 1 लाख। ठीक है। और इधर हो गया, द सम इज ओवर, अकाउंट क्लोज करो, सम खत्म हो गया है, अकाउंट क्लोज करो।
क्या बता सकते हैं बैलेंस कितना है? सर 22 लाख 50,000। सही जवाब। सीए वाली एग्जाम में ये 4 मार्क के क्वेश्चन है जो आते ही रहते हैं, इवन हम लोग भी पूछते थे। बट प्रॉब्लम ये है कि राइट नाउ अलग स्टाइल से पूछते हैं, एज ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, सब कुछ देंगे, वो बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस कितना है बता करो, बात तो वही हो गया ना। तो आपको एंट्री करने आती है तभी क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा ना, बाकी तो सब सेम ही है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हुआ, ये वाला कॉन्सेप्ट मेरा खत्म हुआ। चले आगे। अब सुनिए तुम लोग, मैं नेक्स्ट सम पर जा रहा हूं, वो समय ना 2 आवर्स से भी थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लाइन्स वगैरह काउंटिंग किया तो क्या करें, मोर देन 2 आवर्स इट विल रिक्वायर। तो क्या करना चाहिए आपको, क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है मैं क्या करना चाहिए? अरे तुम लोग जवाब नहीं देते, कैसे चलेगा? नेक्स्ट सम पर जो जा रहा हूं वो ये वाला सम है, 24th सम। ये क्वेश्चन 24 में क्या पूछा है? अकाउंट एंड बैलेंस शीट दोनों, बड़ा सा सम है, 2 आवर्स तो मिनिमम लग जाएगा सम करते करते। तो क्या करना चाहिए मुझे? प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट दोनों पूछा है, आप बता सकते हैं मैं क्या करेगा? एक्सप्लेन कर तो सर लिखेंगे, कल लिख देंगे सर, आप एक्सप्लेन कर तो हम लोग नहीं, हम लोग नहीं, एक्सप्लेनेशन ऑफ सम सॉल्यूशन साथ में होना चाहिए। तो व्हाट आई सजेस्ट, हम लोग लाइन तो ड्रॉ करना स्टार्ट कर सकते हैं ना, फॉर्मेटिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट वगैरह में टाइम लगेगा ना, व्हाई टू वेस्ट टाइम, क्योंकि सम एक दो को नहीं तो हमको मजा नहीं आएगा सम करने में। यू गॉट माई पॉइंट? वीडियो देखने वाले, ये लेक्चर 5 का वीडियो है, आप इसके साथ में कंटिन्यूएशन में वीडियो नंबर 6 भी पक्का देखना। ओके, बैलेंस शीट पहले ड्रॉ करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस पहले ड्रॉ होता है? सोच के आंसर दो। प्रॉफिट एंड लॉस। एनुअल रिपोर्ट में क्या पहले होता है? पहले प्रॉफिट एंड लॉस दिया जाता है कि पहले बैलेंस शीट दिया जाता है? आपने कंपनी का एनुअल रिपोर्ट देखा है? प्रॉफिट एंड लॉस पहले दिया जाता, अरे सॉरी, बैलेंस शीट पहले दिया जाता है। सो आप भी मेरे साथ में लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो। एक शेड्यूल नंबर होता है, करंट ईयर का अमाउंट होता है एंड प्रीवियस ईयर का अमाउंट होता है। ऑफ कोर्स हमारे क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर। सर बैंक का नाम सॉरी क्या? बैंक का नाम क्या बोलो, वापस बोलो, किसका नाम? किसका नाम? सर बैंक का नाम फंटूस बैंक। फंटूस बैंक, क्या आपने बैंक का नाम सुना है? पिक्चर था फंटूस, आपने नाम सुना है क्या फंटूस पिक्चर का? मूवी था वो बहुत सालों पीछे चला जाता है ना, टाइम लाइक बैक डेटेड में चला जाता है। आई डोंट नो आपने पिक्चर देखा है कि नहीं वो, आई डोंट नो हीरो हीरोइन कौन सा एक्टर एक्ट्रेस, आई डोंट नो। सर पूरा एक पेज आएगा ना बैलेंस शीट? हाँ, एक पेज पर बैलेंस शीट, एक पेज पर पीएनएल
और बाद में नोट्स टू अकाउंट्स। क्योंकि ये सब में क्या है, ये लाइन एंड शेड्यूल वगैरह ड्रॉ करने में ऑलमोस्ट बहुत टाइम चला जाएगा, तो इसलिए मैं सोचता हूँ एटलीस्ट आज लाइन ड्रॉ हो जाए ना, तो कल आप सिस्टमेटिकली ये सम कर सकते हैं। रीडिंग सब एक साथ में मुझे चाहिए। वीडियो देखने वाले को चिंता नहीं है, आपको तो सीधा नेक्स्ट वीडियो प्लेलिस्ट के हिसाब से प्ले करना है। तुम्हारे में से कोई चैनल सब्सक्राइब किया है क्या, ट्रेजर ऑफ अकाउंट्स? नहीं सर, पर वीडियो देखते हैं। आई एम जस्ट आस्किंग, इट्स ओके, नहीं किया तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो जस्ट पूछ रहा हूँ। वो मोनेटाइज कब होती है चैनल, आपको किसी को आइडिया है? कितना सब्सक्राइबर के बाद? एनी ऑफ यू? कोई बात नहीं, नहीं मालूम है तो नथिंग टू वरी। क्या आप में से किसी की चैनल है क्या? क्या आप में से किसी की YouTube पर चैनल है? तुम हाँ भी नहीं बोलते, हम हाँ भी नहीं बोलते, मतलब नहीं होगी ना, नहीं तो हाँ बोलते थे ना, बराबर है ना? नहीं। किसी की नहीं है? कोई बात नहीं। Cash in hand and balance with Reserve Bank of India, balance with other bank and money at call and short notice. Investments, पता है ना हमने याद कैसे रखा था? कैन रणबीर दीपिका बाय ऑरेंज? कहाँ गए थे वो लेने? सीबीआई के ऑफिस में, सीबीआई एजेंसी फॉर ऑरेंज। क्या तुम्हारे में से कोई लोग बैंक में करियर बनाना चाहते हैं? इवन एमबीए करने के बाद लोग बैंक में जाते हैं। क्या आप लोग में से किसी ने सोचा है कि मुझे बैंक में करियर में इंटरेस्ट है? मे बी एमबीए के बाद, मैं एमबीए के बाद की बात कर रहा हूँ। सर सोचा तो नहीं, लेकिन सोच सकते सर। आप में से कोई इनिशियली, मेरे करियर के दिन मुझे बैंक पर कभी इंटरेस्ट नहीं लगा था, मतलब एज ए करियर आई डोंट नो, आई डिसलाइक द बैंक। उस जमाने में प्राइवेट बैंक भी नहीं हुआ करती थी, बट ऑफ लेट अभी मुझे लग रहा है कि बैंक करियर इज ऑल्सो ए गुड करियर ऑफ लेट। इन माई इनिशियल डेज आई नेवर वांटेड टू वर्क इन द बैंक। बैंकिंग की अलग एग्जाम होती है ना? मैंने बैंक के बारे में आपको बताया है कि जो गवर्नमेंट बैंक होती है, जो गवर्नमेंट बैंक, उनकी एग्जाम लेते हैं बैंकिंग रिक्रूटमेंट सर्विस बोर्ड, बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड। ग्रेजुएशन के बाद में ही मोस्ट ऑफ द एग्जाम होती है। उसमें जो क्लरिकल एग्जाम होती है और एक ऑफिसर की एग्जाम होती है। ऑफिसर की एग्जाम बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड लेता है, उसे प्रोबेशनर ऑफिसर बोलते हैं। बहुत कंपटीशन होती है क्योंकि ऑल इंडिया से बच्चे लोग एग्जाम देते हैं। आई डोंट से हार्ड और इजी, बट कंपटीशन, दैट्स फॉर गवर्नमेंट बैंक। और प्राइवेट बैंक है ना, वो डायरेक्ट खुद के लिए रिक्रूटमेंट करती है, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कैंपस में भी आती है। जनरली गवर्नमेंट बैंक कैंपस प्लेसमेंट में नहीं आती है, बट प्राइवेट बैंक कैंपस प्लेसमेंट में अच्छी एमबीए इंस्टीट्यूट में आती है। HDFC, एक्सिस, यस बैंक। प्राइवेट बैंक में क्लरिकल लगना है तो ग्रेजुएशन के बाद एडवर्टाइजमेंट देते रहते वो लोग। यदि आपने इंटर्नशिप अच्छी तरह से किया है 1 ईयर वगैरह, तो ज़्यादा चांस मिलता है बैंक में। बैंकिंग जॉब परमानेंट है, इंटरेस्ट है तो अच्छी है। वंस यू ज्वाइन द बैंक यू कैन कीप ऑन अपग्रेडिंग योरसेल्फ। जैसे क्लरिकल के जाने के बाद भी आप MBA वगैरह करो, CFA करो, LLB करो, you can upgrade so that you can move on higher and higher post in the bank.
सेम वे आप इंश्योरेंस कंपनी भी सोच सकते हैं, वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर इंश्योरेंस कंपनी ऑल्सो। ये सब हम लिखते लिखते ये सब बातें भी करते जा रहे हैं, सो दैट MBA करने के बाद बहुत सारे लोग प्राइवेट बैंक में लगते हैं। My son is working in the bank in Canada, but वो बोलता है मेरे को पूरी लाइफ थोड़ी बैंक की नौकरी करनी है, मैं कनाडा बैंक की नौकरी करने के लिए थोड़ी गया हूँ। एनीवे, तो क्या सोचा है? करेगा कुछ पता नहीं मेरे को। नो नाउ ही इज हैप्पी, उसको अच्छा है। His work is appreciated almost every week. Every week उसको कुछ ना कुछ टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट सब मिलते रहते हैं फ्रॉम क्लाइंट्स एंड ऑल। इंडियन लोग काम में ईमानदार होते हैं, जैसे मैं मेरे काम में ईमानदार हूँ तो वो भी उसके काम में ईमानदार है। अभी तक तो 6, 7, 8 मंथ मिला है उसको, कुछ 10,000 रुपीज का कुछ बोनस भी दे देंगे, $10,000। हाँ, बिकॉज ऑफ अप्रिशिएशन ऑफ हिज सर्विसेज। कुछ प्रमोशन भी दिया है, क्या दिया है मुझे ज़्यादा नहीं मालूम है। क्या बात है सर। प्रीवियस ईयर कॉलम में कुछ नहीं लिखना, खाली बना के रखता हूँ। क्वेश्चन नहीं भी बनाते हैं तो इट्स ओके। इनकम में क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन अदर इनकम। तुम्हारे ग्रुप पर लिख देना, किसी ने लेक्चर मिस किया, कल अटेंड करना है तो ये रेडी होके आए, नहीं तो फिर उनका लेक्चर मिस हो जाएगा, मजा नहीं आएगा पढ़ने में। एक्सपेंडेड आप देख सकते हैं ना, खाली फॉर्मेट में कितना हमारा टाइम जाता है। इट्स अ बिग सम, मजा आ जाएगा। मैं आपके ये बैंकिंग की जो थियरी है बैलेंस शीट की एंड P&L की, वो आई थिंक सो आई शुड सेंड इट टुडे। मैंने भेजा नहीं है। एंड मैंने आपको ये होल्डिंग कंपनी CFS की थियरी भेजी थी, आई डोंट नो क्या आप में से किसी ने प्रिंट आउट किया या देखा है कि देखा ही नहीं है? हाँ सर, देखा है ना सर। एक बार कोई लोग रीसेंड कर दो ना वो CFS को। कोई लोग तो CFS की थियरी को रीसेंड कर दो। प्रॉफिट या तो लॉस, याद करिए, प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड। फिर क्या आता है? प्रॉफिट लॉस के आगे क्या आता है? एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट का यूज। Banks and other company, how do they use the profit, appropriate the profit? Mainly two way. What are the two way? Reserves and dividend. तो उसके लिए हम लोग 6 लाइन छोड़ देंगे, जब आएगा तब लिखेंगे। राइट नाउ एट द मोमेंट मेरा P&L का फॉर्मेट खत्म हुआ है एट द मोमेंट।
अब जब हम शेड्यूल बनाएंगे फिर उसमें प्रीवियस ईयर की कॉलम नहीं लिखेंगे। जो लोग ने इतना कर दिया ऑफ ओवर टाइप करो। सर 1 मिनट। क्षितिज ने नो सर लिखा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ नो सर? मतलब कि बैंक पे इंटरेस्ट नहीं है, वो मीनिंग होता है कि और कुछ होता है? नहीं सर, वो आपने यूट्यूब चैनल का पूछा था ना, तभी अच्छा उसमें। अच्छा, ओके। किसी की भी नहीं है? सर No? अंश की है ना सर? हो गया? प्लीज लिख दिया? वीडियो देखने वाले नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए। मैं अपना रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं? अभी यार